हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम प्रादर्श प्रश्न पत्र 2 विषय भौतिक शास्त्र की चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने प्रादर्श प्रश्न पत्र 1 इसके पहले आपको दिया था। ये एक दूसरा मॉडल पेपर है। प्रादर्श प्रश्न पत्र मतलब मॉडल पेपर, एक ऐसा पेपर जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है या इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर में दिए गए निर्देश ठीक से पढ़ लीजिए। कितना टाइम अलॉटेड है ये आप देख लीजिए, क्योंकि उसी समय सीमा में हमको अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर टाइम आपको दिया जा रहा है 3 घंटे। साथ में निर्देश दिए हुए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्नों को आपको बनाना है। कुल 26 प्रश्न हल करने हैं। दूसरा दिया है प्रश्न पत्र 5 खंडों में है। अ, ब, स, द और ई 5 खंडों में होगा। तीसरा दिया है आवश्यकता अनुसार नामांकित रेखा चित्र की रचना कीजिए। जहां भी आपको जरूरत पड़े वहां पर आपको नामांकित रेखा चित्र बनाना है। केवल रेखा चित्र नहीं, नामांकित भी करना है उसको। ठीक। तो ये हमारे इस प्रश्न पत्र के लिए निर्देश हुए। अब चलिए हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। तो हम अब आ गए खंड आ में। फिर से इसमें जो निर्देश दिए हैं उनको भी ध्यान से पढ़ लीजिए। कहता है इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर एक एक अंक आवंटित है। ये 1 अंक वाले क्वेश्चन है, और इसलिए हम इसको कहते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न, यानी इसके जो उत्तर होंगे वो बहुत बहुत छोटे में होगा, शॉर्ट में होगा। अति लघुत्तरी प्रश्न है। ठीक है, एक शब्द वाला, एक वाक्य वाला, इस तरह का इसका उत्तर होता है। तो पहला प्रश्न देखिए, विभव प्रवणता क्या है। यानी आपको यहाँ पर विभव प्रवणता की परिभाषा लिखनी है। तो उत्तर देखिए, प्रति एकांक लंबाई पर विभव में होने वाले पतन, पतन अर्थात कमी, विभव में होने वाले पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। ये विभव प्रवणता की परिभाषा है। हम दूसरे प्रश्न में आते हैं। प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी है, तो उसका वर्ग माध्य मूल क्या होगा। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान हम देते हैं I0 बटे वर्गमूल 2 से। I0 धारा का शीर्ष मान या आयाम है, का 1 बटा वर्गमूल 2 गुना होता है। तो वर्ग माध्य मूल मान हो गया I0 बटा वर्गमूल 2। तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है देहली ऊर्जा किसे कहते हैं, अर्थात यहाँ आपको देहली ऊर्जा की परिभाषा है। तो देहली ऊर्जा की आप परिभाषा लिख दीजिए। एक धातु की सतह में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु के लिए देहली ऊर्जा कहते हैं। चौथे में दिया है कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान 42 डिग्री है। यदि उस पर कोई प्रकाश 45 डिग्री पर आपतित होती है, तो उस प्रकाश में कौन सी घटना होगी, उस घटना का नाम लिखिए। तो देख रहे हो कि क्रांतिक कोण 42 डिग्री की तुलना में आपतन कोण 45 डिग्री बड़ा है। और जब भी क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर प्रकाश आपतित होता है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यही इस घटना का नाम है। तो आपको उस घटना का नाम लिखना है, केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन। व्याख्या नहीं करना है। प्रश्न में जितना पूछा जाए केवल उतना ही आपको उत्तर लिखना है, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, लेकिन उससे कम भी नहीं लिखना है। ठीक। पांचवें प्रश्न में दिया है शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल में एल्यूमिनियम का अपद्रव्य मिलाने पर बनने वाले अर्धचालक का नाम लिखिए। तो सिलिकॉन सॉरी जर्मेनियम अर्धचालक है, उसमें एल्यूमिनियम की अशुद्धि हम मिला रहे हैं। तो एल्यूमिनियम जो है वो त्रिसंयोजी तत्व है। त्रिसंयोजी तत्व के मिलाने पर हमें पी प्रकार का अर्धचालक बनता है या मिलता है। तो आपका उत्तर होगा पी प्रकार का अर्धचालक। तो ये खंड आ आपका कंप्लीट हुआ। ठीक। अब खंड ब फिर से निर्देश पढ़ लीजिए। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 2-2 अंक आवंटित हैं। ये 1 अंक वाले और 2 अंक वाले जो प्रश्न होते हैं, ये अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं। इनका उत्तर बहुत शॉर्ट में होता है, बहुत छोटे में होता है। ठीक है।
तो चलिए पहला प्रश्न देखें। एक गोलाकार चालक जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उसे 10 माइक्रो कूलाम आवेश दिया गया है। तो केंद्र से 9 सेंटीमीटर दूरी पर तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमको दे रखा है गोले की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर, दिया गया आवेश q बराबर 10 माइक्रो कूलाम, और केंद्र से बिंदु की दूरी स्मॉल r बराबर 9 सेंटीमीटर। तो देख रहे हो कि स्मॉल r 9 सेंटीमीटर, कैपिटल R 10 सेंटीमीटर से छोटा है। यदि स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है तो बिंदु गोले के भीतर है। ये तो स्पष्ट हुआ। और यदि बिंदु गोले के भीतर है तो हमें मालूम है कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, चाहे हम कहीं भी रहें। चालक के भीतर हैं तो वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होता है। अतः दिए गए बिंदु पर क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र E बराबर शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में कोई दो अंतर लिखिए। यहाँ पर दो छूट गया है, दो अंतर लिखना है। ठीक है, तो आप अपने उत्तर पुस्तिका के पेज को दो कॉलम में बांट लीजिए, जैसे कि यहाँ पर बटा हुआ है। बाएं भाग में लिखिए प्रतिरोध, दाएं भाग में लिखिए विशिष्ट प्रतिरोध, और इन दोनों में जो अंतर है वो आप क्रमशः लिखते जाइए। तो देखिए पहला अंतर, एक चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो आप जानते ही हैं। हाँ, अब वहां पर देखिए, यह केवल चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, केवल चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, लंबाई एवं क्षेत्रफल पर नहीं। ये लंबाई और क्षेत्रफल पर तो करता है लेकिन वो नहीं करता। ये एक अंतर ये आ गया। दूसरा अंतर है, इसका मात्रक ओम है। प्रतिरोध को हम ओम में नापते हैं, जबकि इसका मात्रक ओम मीटर है। यानी दोनों के मात्रकों में भी अंतर है, भिन्नता है। अगला प्रश्न नंबर 8, निम्न चित्र में जुड़े प्रतिरोधों का बी और सी बी और सी के मध्य परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बी और सी के बीच में हमें देखिए प्रतिरोधों के दो ब्रांच मिल रहे हैं। एक बी से सी डायरेक्ट, यहाँ पर एक प्रतिरोध आ रहे हैं। दूसरा बी से सी ए के थ्रू होकर हम आ रहे हैं। तो बी से सी के बीच में इस ब्रांच में क्या है, आर और आर दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। हाँ बच्चों, शायद यहाँ पर आप फिगर बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। आप यहाँ से देखिए कि बी और सी के बीच में प्रतिरोधों के दो ब्रांच हैं। एक ब्रांच में केवल एक प्रतिरोध आर है, और दूसरा ब्रांच बी से सी जाने के लिए दूसरा ब्रांच, हम बी से ए जाएं फिर ए से सी जाएं, इस ब्रांच में आप देख रहे हैं कि दो प्रतिरोध है। तो हमने देखा कि बी ए सी ब्रांच में दो प्रतिरोध हैं, और ये जो प्रतिरोध है आप देख रहे हो कि ये श्रेणी में है, एक के बाद एक जुड़े माने श्रेणी में है। अतः इसका परिणामी प्रतिरोध R1 मान लेते हैं, बराबर होगा दोनों का योग, अर्थात R धन R बराबर 2R। अब ये 2R ओम का प्रतिरोध, इधर नीचे R ओम का प्रतिरोध, ये दोनों अब समांतर में आ जाएंगे। तो BAC तथा BC शाखाएं समांतर में हैं, और इसलिए परिणामी प्रतिरोध, तो परिणामी प्रतिरोध जिसको कि आर इक्विवेलेंट कहा जाता है, तो परिणामी प्रतिरोध 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R धन 1/R1। ये हमने समांतर वाले संयोजन का परिणामी का सूत्र लिया, 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2। वो सूत्र हम यहाँ पर उपयोग में ला रहे हैं। तो 1/R, और R1 का मान अभी हमने देखा 2R था, तो 2R, दोनों को लघुत्तम लिया तो 2R आ गया। लघुत्तम लेके जोड़ा तो 2 धन 1 आ गया ऊपर में, जोड़ने पर आ गया 3/2R। याद रखना कि यह परिणामी का व्युत्क्रम है, 1/R है। तो परिणामी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उल्टा कर दोगे, 2R/3। तो 2R/3 ये इसका परिणामी प्रतिरोध होगा, और यही इसका उत्तर भी होगा।
क्वेश्चन नंबर 9, मॉड्यूलन की आवश्यकता क्यों होती है? इसके दो कारण लिखिए। तो हमें मॉड्यूलन हम क्यों करना पड़ता है, उसके हमको दो कारण बतलाने हैं। तो पहला कारण देखो, ध्वनि तरंगों की ऊर्जा बहुत कम होती है और इसलिए वे अधिक दूरी तय नहीं कर सकते। ये हम सबका अनुभव है। हम जो बोलते हैं वो कुछ दूरी तक ही पहुंचता है, उससे आगे हमारी आवाज नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि हमारे तरंग, ध्वनि की जो तरंगे हैं, इनके पास अत्यंत कम ऊर्जा होती है और इसलिए अधिक दूरी तय नहीं कर सकती। और इसलिए इन्हें अधिक ऊर्जा वाले तरंगों पर जो अधिक दूरी तय कर सकते हैं, अध्यारोपित करते हैं। इसी प्रक्रिया को ही मॉड्यूलन कहते हैं। तो कम ऊर्जा वाले ध्वनि तरंगों को अधिक ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊपर अध्यारोपित किया जाता है ताकि वो अधिक दूरी तय कर सकें। इसी प्रक्रिया को हम मॉड्यूलन कहते हैं। तो मॉड्यूलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ध्वनि तरंगों की ऊर्जा अत्यंत कम है, वो बहुत कम दूरी तय कर पाते हैं। ज्यादा दूरी तक भेजना हो तो हमें उसको मॉड्यूलन करना पड़ेगा। दूसरा है, एंटीना की लंबाई प्रसारित किए जाने वाले तरंग अर्थात सिग्नल के तरंग दैर्ध्य का लगभग एक चौथाई रखा जाता है। λ/4 के आसपास रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए माना कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति 1500 किलो हर्ट्ज है। ये किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज है। यहाँ पर एक गड़बड़ है। अब ठीक है। 15 किलो हर्ट्ज, 1500 किलो हर्ट्ज तो सुनाई नहीं देता। ध्वनि हमारी जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच ही हमारी कान सुनते हैं। तो मान लिया कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है वो 15 किलो हर्ट्ज है। तो लैम्डा का मान कितना होगा? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ बटे 15 किलो हर्ट्ज अर्थात 15,000 हर्ट्ज। हल करने पर हमको मिल गया 20 किलोमीटर। 2 × 10⁴ मीटर अर्थात 20 किलोमीटर। इतना ऊंचा हमें इतना इसका तरंग दैर्ध्य हुआ। तो एंटीना की लंबाई कितनी होनी चाहिए? लगभग λ/4 के बराबर, यानी 20/4। तो 5 किलोमीटर आ रहा है। 5 किलोमीटर ऊंचा लंबा एंटीना बनाना संभव नहीं है और इसलिए हम सीधे सीधे ध्वनि तरंगों को एंटीना से प्रसारित नहीं कर सकते। इसलिए भी हमें उन्हें उच्च आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंग में अध्यारोपित करना पड़ता है। यहाँ पर आवृत्ति बढ़ेगी तो लैम्डा का मान घटेगा, लैम्डा का मान घटेगा तो उतनी लंबाई का हम एंटीना बना सकेंगे। तो इसकी ऊंचाई, इतनी ऊंचाई का एंटीना बनाना संभव नहीं है, इसीलिए इसे उच्च आवृत्ति के तरंगों पर अध्यारोपित करते हैं, जिसे कि मॉड्यूलन कहते हैं। ठीक। तो ये मॉड्यूलन के लिए, मॉड्यूलन की क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसके दो कारण। अगले प्रश्न में पूछा है, प्रकाश का विवर्तन क्या है? विवर्तन की शर्त लिखिए। यहाँ हमको विवर्तन की परिभाषा बतानी। प्रकाश का विवर्तन क्या है अर्थात प्रकाश के विवर्तन की परिभाषा लिखिए। क्या है? किसी तीक्ष्ण अवरोध से प्रकाश तरंगों का अपने मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये विवर्तन की एक परिभाषा है। विवर्तन को निम्न परिभाषा से भी परिभाषित करते हैं। एक और परिभाषा हमने नीचे दिया है, ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रकाश के अतिक्रमण को विवर्तन कहते हैं। यानी कि जहां पर छाया बनता है वहां छाया न बन करके प्रकाश का पहुंच जाना, उसी को कहते हैं विवर्तन। ये कब होगा? जबकि प्रकाश का अपने मार्ग से विचलन होगा। ठीक। अब विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? कि अवरोध का जो आकार है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 10,000 एंगस्ट्रॉम की कोटि का है। 4,000 से 7,000 के बीच में पड़ता है। अर्थात इसकी कोटि निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 10,000 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा जो अवरोध है
उसका आकार भी इसी आकार उसका आकार भी इसी की कोटि का होना चाहिए, 10,000 एंगस्ट्रॉम की कोटि का। ठीक? और दूसरा, प्रकाश एक वर्णी होना चाहिए, यानी प्रकाश जो भी आप विवर्तित करा रहे हैं उसमें केवल एक ही तरंग दैर्ध्य होना चाहिए। एक से ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगा तो विवर्तन की घटना स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, विवर्तन तो होगा लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो प्रकाश का एक वर्णी होना चाहिए, ये दो शर्तें हो गई। अब हम अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न नंबर, अच्छा, खंड बा भी खत्म हुआ। अब खंड सा, ये सबसे बड़ा खंड है। निर्देश का क्या कहता है, इस खंड में कुल 12 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर तीन तीन अंक आवंटित हैं। ये 3 अंक वाले प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न कहलाते हैं, यानी इनका उत्तर भी बहुत लंबा नहीं होता, लेकिन अति लघु उत्तरीय भी नहीं है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो लगभग 50 शब्दों में उनको लिखना पड़ता है। ठीक। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, किरचॉफ के द्वितीय नियम को लिखकर उसके गणितीय रूप को परिपथ बनाकर समझाइए। ठीक है। तो हमको किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखना है। किरचॉफ के 2 नियम हैं, यहाँ द्वितीय नियम पूछा है तो हमको केवल द्वितीय नियम के बारे में ही बतलाना है। ठीक है। एक बंद परिपथ का कुल विभवांतर शून्य होता है। द्वितीय नियम क्या है, एक बंद परिपथ का कुल विभवांतर शून्य होता है, अर्थात सिग्मा भी बराबर शून्य, यानी सारे विभवांतरों का योग शून्य होगा। एक विद्युत परिपथ चित्रानुसार संयोजित है। परिपथ के विभिन्न शाखाओं में प्रवाहित होने वाली धाराएं भी चित्र में प्रदर्शित है। ठीक है। एक चित्र यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, शायद वहाँ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर बगल में बना देता हूँ। ये एक परिपथ बना हुआ है, नाम भी दे दिया, ABCDEF। यहाँ देखिए कि 3 ब्रांचेस हैं, तीनों में सेल कनेक्टेड है, सेल जुड़े हुए हैं, तीनों में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ठीक है। यही चित्र यहाँ पर भी बना हुआ है सा, लेकिन शायद आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो प्रकाश के कारण है। ठीक। तो उस चित्र पे ध्यान देना। ठीक है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर I1 धारा बह रही है, यहाँ I2 धारा बह रही है। अब ये दोनों धारा मिलकर के इधर चलेंगे तो इधर बहेगा I1 धन I2। तो यही बात हमने कहा, चित्र संयोजक परिपथ के विभिन्न शाखाओं में प्रवाहित धाराएं भी चित्र में प्रदर्शित हैं। अब यहाँ पर एक बंद पास यानी बंद परिपथ का कुल विभवांतर शून्य होता है, ये हमको बतलाना है। तो पहला हमने बंद परिपथ लिया है, ABCD। ठीक है ना। तो ए से चलकर घूमते हुए पूरे परिपथ में घूमते हुए फिर वापस ए पर आ जाइए। इसमें जितने विभवांतर आपको मिलेंगे उन सबको जोड़ते चलिए, उन सबका योग शून्य होगा, उन सबका योग शून्य होगा। यदि कुछ विभवांतरों का योगफल शून्य है, इसका मतलब है कि कुछ धनात्मक विभवांतर मिलेंगे, कुछ ऋणात्मक विभवांतर मिलेगा। धनात्मक विभवांतर किसको कहते हैं, जब हम निम्न विभव बिंदु से उच्च विभव बिंदु पे जाते हैं तो जो विभवांतर हमको मिलता है वो धनात्मक होता है। और इसके विपरीत, यदि हम उच्च विभव बिंदु से निम्न विभव बिंदु पर आ रहे हैं तो विभवांतर हमको ऋणात्मक मिलेगा। ठीक है ना। निम्न विभव यानी लो वोल्टेज, उसको हम एल से लिख लेते हैं। उच्च विभव यानी हाई वोल्टेज, हम उसको एच से दर्शा देते हैं। तो देखिए, बैटरी का ऋण ध्रुव निम्न विभव पर होगा, तो इसको मैंने एल लिख दिया। धन ध्रुव उच्च विभव पर होगा, इसलिए मैंने एच लिख दिया। इस ब्रांच में देखो, धारा ए से बी आ रहा है। धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव पे बहता है,
उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार इस ब्रांच में देखिए, ये उच्च विभव पर है, ये निम्न विभव पर। धारा जो है डी से सी आ रहा है, इसका मतलब कि इधर वाला एच, इधर वाला एल, अर्थात उच्च और निम्न विभव पर होगा। अब यहाँ देखिए कि धारा जा रहा है एफ से ई की तरफ, उल्टा बढ़ रहा है। अब ये धनात्मक ध्रुव है, धन ध्रुव है, तो ये तो हाई पे होगा, और ये ऋण ध्रुव है तो ये तो एल पे होगा। लेकिन धारा अब जा रहा है बाएं से दाएं, तो बाएं वाला सिरा एच और दाएं वाला सिरा एल पे होगा, लो पे होगा। ठीक है ना। तो पहले हम बंद पास ले रहे हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। इस बंद पास में हम ए से शुरू कर रहे हैं, तो पहला हम जा रहे हैं एच से एल, है ना। ए से हम इधर आएंगे, तो पहला विभवांतर हम एच से एल जा रहे हैं, अर्थात ऋणात्मक विभवांतर हुआ। कितना होगा? धारा गुणित प्रतिरोध I1R1, ऋणात्मक। लेकिन हम जब सेल को पार करेंगे तो एल से एच जा रहे हैं, अर्थात धनात्मक, तो प्लस E1। घूम जाइए, यहीं से सी तक आए और सी से फिर डी की तरफ चलो, तो E2 को हम जा रहे हैं कैसे? एच से एल, अर्थात ऋणात्मक, तो माइनस E2, माइनस E2। लेकिन इस प्रतिरोध को हम पार कर रहे हैं एल से एच, अर्थात धनात्मक। कितना? I2R2, धारा गुणित प्रतिरोध I2R2। और वहां से फिर हम एक से पहुंच गए, अर्थात हमने पूरे विभवांतरों को जोड़ लिया। इन सारे विभवांतरों का योगफल शून्य होना चाहिए। यह है किरचॉफ के दूसरे नियम को एक बंद परिपथ में लगाने का तरीका, लगाने की विधि। ये हो गया, यही बात यहाँ पर भी बतलाया गया है। ठीक है। ये हमारा बंद पाथ ए बी सी डी के लिए था। इसी प्रकार बंद परिपथ सी डी ई एफ में अब बिल्कुल वही नियम लगाना, तो आपको मिलेगा -E2 प्लस I2R2 प्लस I1 प्लस I2। ये दोनों धाराएं जुड़ गई थी, R3 में बह रहा है तो गुणित R3 प्लस E3 बराबर जी। इस तरह से हमको दो समीकरण मिल गए। दो अज्ञात राशियां यहाँ पर हैं, I1 और I2। इन दोनों को हल करके हम I1 और I2 के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो उपरोक्त समीकरण 1 और 2 को हल करके I1 तथा I2 के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है। तो यह है किरचॉफ का दूसरा नियम और उसको व्यवहार में लाने का मेथड या विधि। तो नेक्स्ट पे हम आते हैं 12। एक एल लंबाई और एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबकीय तार को अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ा गया। इस परिवर्तित आकृति का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो हमको एक तार दिया हुआ है, एक सिरे पर एस ध्रुव है, एक सिरे पर एन ध्रुव है, चुंबकीय तार है, लंबाई एल है, चुंबकीय आघूर्ण एम है। तो माना तार का ध्रुव प्रबलता, यानी इसके ध्रुव की जो शक्ति है, ध्रुव प्रबलता, वो स्मॉल एम है। तो एम बराबर होगा, चुंबकीय आघूर्ण बराबर होगा ध्रुव प्रबलता गुणित लंबाई एम गुणित एल। अब इसी तार को हमने अर्धवृत्त में मोड़ दिया, तो एस ध्रुव और एन ध्रुव के बीच की अब जो दूरी होगी वो अर्धवृत्त की त्रिज्या का दोगुना हो जाएगा। तो माना तार को अर्धवृत्त पर मोड़ने पर नया चुंबकीय आघूर्ण एम डैश है। यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर आर है, तो एम डैश बराबर मिलेगा एम गुणित 2R, ध्रुव प्रबलता गुणित दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। तो ये एस ध्रुव यहाँ पर है, एन ध्रुव यहाँ पर है, दोनों बीच की दूरी हो गई आर धन आर एन 2R। अब देखिए अर्धवृत्त की लंबाई होती है पाई आर, पूरे वृत्त की 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त की हो गई पाई आर, और ये बराबर एल है। इसी तार को तो हमने अर्धवृत्त में मोड़ा है, यानी लंबाई तो एल ही रहेगा। यहाँ से हमने आर का मान निकाला एल बटा पाई, और आर का मान हमने समीकरण 2 में रख दिया। तो यह मान समीकरण 2 में रखने पर एम डैश बराबर मिल गया एम गुणित 2L बटा पाई। देखो 2M भी है 2 भी है, आर की जगह मैंने एल बटा पाई रख दिया, एम है 2 है, आर की जगह एल बटा पाई रख दिया। तो क्या मिला? 2/पाई गुणित एम एल। और एम एल जो है हम समीकरण 1 में पहले बता चुके हैं, ये कि एम गुणित एल बराबर कैपिटल एम है। तो एम गुणित एल की जगह मैंने कैपिटल एम रखा, तो नया चुंबकीय आघूर्ण मिल गया 2M/पाई। राइट, ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पे, प्रश्न क्रमांक 13। स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण
में कोई तीन अंतर लिखिए। हमें यहाँ पर तीन अंतर बतलाने हैं। तो हम अपने पेज को दो भागों में बांट लेंगे। एक तरफ रखेंगे स्वप्रेरण, एक तरफ रखेंगे अन्योन्य प्रेरण। अब अंतर देखिए। स्वप्रेरण के देखिए, परिभाषा ही लिख रहे हैं यहाँ पर, कुछ नहीं। किसी कुंडली या परिपथ में बहने वाली धारा में जब परिवर्तन होता है, धारा बढ़ता या घटता है, परिवर्तित होता है, तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जो धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। ये स्वप्रेरण की परिभाषा हो गई। अन्योन्य प्रेरण क्या है? जब एक कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन होता है, तो समीप स्थित अन्य कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। दूसरा, इस घटना में केवल एक ही कुंडली होती है। अभी हमने देखा एक ही कुंडली है, उसी में बहने वाली धारा में परिवर्तन हो रहा है और उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है। तो इस घटना में केवल एक ही कुंडली होती है, लेकिन यहाँ दो कुंडलियां होती है। और तीसरा है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व एक नियतांक होता है, जो कुंडली की संरचना पर निर्भर करता है। कुंडली में कितने फेरे हैं, कुंडली की लंबाई कितनी है, कुंडली का क्षेत्रफल कितना है, इन सारी बातों पर निर्भर करता है कुंडली का स्वप्रेरकत्व। कुंडलियों के बीच में एक अन्योन्य प्रेरकत्व होता है, जो कुंडलियों के सापेक्ष स्थिति पर भी निर्भर करता है। कुंडलियों के संरचना पर तो करता ही है, कुंडलियां एक दूसरे के कितने नजदीक हैं या एक दूसरे के कितने दूर हैं, इसको कहते हैं सापेक्ष स्थिति। उस पर भी निर्भर करता है अन्योन्य प्रेरकत्व का मान। ठीक, तो ये हमने स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण के तीन अंतर बतला दिए। अगला प्रश्न नंबर 14। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता, तो पृथ्वी के धरातल पर औसत तापमान वर्तमान तापमान से अधिक होगा या कम? अपनी अपनी दृष्टि को तर्क सहित लिखिए। यानी आपने, आपकी क्या दृष्टि है, आपका क्या मत है, उसको तर्क के साथ में लिखना है। ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उत्तर देखिए। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायुमंडल सूर्य से आने वाले विकिरण को अवशोषित कर लेता है। हमारी जो वायुमंडल है, वो सूर्य से आने वाले विकिरण को, ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और वापस जाने नहीं देता। इसलिए पृथ्वी का औसत तापमान अधिक बना रहता है, हमारी पृथ्वी गर्म बनी रहती है। वायुमंडल के नहीं होने पर विकिरण का अवशोषण नहीं हो पाता। विकिरण आए तो जरूर, लेकिन उनको किसी ने अवशोषित नहीं किया, और इसलिए पृथ्वी का औसत तापमान में कमी होगी। वायुमंडल है तो तापमान अधिक रहेगा, वायुमंडल नहीं है तो तापमान कम हो जाएगा, क्योंकि विकिरण का अवशोषण नहीं हो पा रहा है। अगला प्रश्न क्रमांक 15। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का मान वायु में 3 मिलीमीटर है। यदि प्रयोग को पानी में पानी में किया जाए, जिसका अपवर्तनांक 4/3 है, तो फ्रिंज चौड़ाई का मान क्या होगा? हमें मालूम है कि अंग के दो स्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर डी लैम्डा बाई डी होता है। आपको मालूम है कि डी क्या है? स्लिटों से पर्दे की दूरी, कैपिटल डी। स्मॉल डी क्या है? स्लिटों के बीच की दूरी। और लैम्डा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। इस सूत्र से हम देते हैं। यदि हम प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? वायु में कर रहे हैं, तो डी लैम्डा बाई डी। अब यदि प्रयोग को हम पानी में डुबा दें, तो तरंग दैर्ध्य में बदलाव आएगा। कितना हो जाएगा? लैम्डा बटे म्यू डब्ल्यू। लैम्डा बटे म्यू डब्ल्यू। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो रहा है। ये म्यू और डब्ल्यू नीचे, म्यू फॉर वाटर, पानी के लिए म्यू का मान ऐसा है। अतः नई फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी बीटा डैश बराबर डी लैम्डा बटे डी, और ये म्यू और डब्ल्यू आ जाएगा नीचे, डी लैम्डा बटे डी म्यू डब्ल्यू। हमने दोनों को आपस में भाग दिया, बीटा डैश बटा बीटा, तो डी लैम्डा बाई डी तो कट गया, क्या बचेगा? 1/म्यू डब्ल्यू। ये डब्ल्यू आपको नीचे रखना है। ठीक है, म्यू डब्ल्यू। तो बीटा डैश बराबर क्या हो गया? बीटा बटे म्यू डब्ल्यू। अब म्यू डब्ल्यू का मान हमको दिया हुआ है, म्यू डब्ल्यू का मान हमको दिया हुआ है 4/3, और बीटा का मान दिया हुआ है 3 मिलीमीटर। यानी वायु में जो फ्रिंज की चौड़ाई मिली है वो 3 मिलीमीटर के बराबर है।
ये दोनों मान हम इस सूत्र में रख देते हैं। बीटा की जगह 3 रख दो, म्यू डब्ल्यू की जगह 4/3 रख दें। तो बीटा डैश बराबर क्या हो गया, 3 × 3/4 मान रखने के बाद, अर्थात 2.25 मिलीमीटर। वायु में जो फ्रिंज चौड़ाई 3 मिलीमीटर मिलता था, पानी के भीतर वही फ्रिंज चौड़ाई 2.25 मिलीमीटर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न में हम आते हैं, प्रश्न नंबर 16। आपको विविध कोणों के क्राउन कांच और फ्लिंट कांच के प्रिज्म दिए गए हैं। प्रिज्मों का कोई ऐसा संयोजन सुझाएं जो, पहला दिया है, श्वेत प्रकाश के संकीर्ण पुंज को बिना अधिक विक्षेपण के विचलन कर दे, या दूसरा, श्वेत प्रकाश के संकीर्ण पुंज को बिना अधिक विचलन के विक्षेपण कर दे। यानी कि विक्षेपण तो हो, विचलन तो हो लेकिन विक्षेपण ना हो, और इसमें विक्षेपण तो हो लेकिन विचलन ना हो। ये दो शर्तें हमको पूरी करनी है। जब हम कुछ प्रिज्मों का संयोग, दो प्रिज्मों को मान लीजिए हम संयोग कर रहे हैं, तो हाँ, प्रिज्मों के संयोजन से उत्पन्न कुल विचलन जो है, डेल्टा बराबर Δ1 + Δ2 होता है। पहले ने मान लो Δ1 विचलन दिया, दूसरे ने Δ2 दिया, तो कुल विचलन हो गया डेल्टा बराबर Δ1 + Δ2। ठीक इसी प्रकार कुल विक्षेपण जो होगा, थीटा बराबर θ1 + θ2। θ1 क्या है, पहले ने जो विक्षेपण दिया, θ2 क्या है, दूसरे ने जो विक्षेपण दिया, दोनों का योग। अब पहला वाला जो था, वो था बिना अधिक विक्षेपण के विचलन करें, यानी विक्षेपण नहीं होना चाहिए, केवल विचलन होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, थीटा का मान 0 होना चाहिए, कुल विक्षेपण 0 होना चाहिए, यानी थीटा बराबर θ1 + θ2 जो है, ये 0 होना चाहिए। अब θ1 प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न विक्षेपण, सूत्र आपको मालूम है, A × μv - μr। तो पहले के लिए होगा, तो पहले के लिए हमने 1 लगा दिया, A1 μ1v - μ1r। दूसरे के लिए 2 लगा दिया, इसी प्रकार A2 μ2v - μ2r, ये बराबर 0 होना चाहिए। एक पद को हमने दाएं तरफ ले गए, तो क्या मिला, A1 μ1v ऋण μ1r बराबर, उधर गया तो निगेटिव हो गया, -A2 μ2v - μ2r। A2 को इस तरफ ले आओ, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो A1/A2, यानी प्रिज्म के कोणों में अनुपात बराबर मिलना चाहिए इतना, -μ2v ऋण μ2r बटा μ1v ऋण μ1r। यदि प्रिज्म के कोणों में इतना अनुपात है, इस समीकरण के अनुसार है, तो वहां विक्षेपण नहीं होगा, केवल विचलन मिलेगा। तो हमने यहाँ पर इसको व्याख्या दी है, प्रिज्म के कोणों का अनुपात समीकरण के अनुसार होने चाहिए। ये जो समीकरण दिया है उसके अनुसार होने चाहिए। ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि संयोग में प्रिज्मों के कोण विपरीत दिशा में होने चाहिए, यानी एक का कोण ऊपर है तो दूसरे का नीचे होना चाहिए, जैसा कि चित्र में हमने दिखाया है। ये पहला प्रिज्म है जिसका कोण A1, ये दूसरा प्रिज्म है जिसका कोण A2। एक का ऊपर है, दूसरे का नीचे। तो पहले ने क्या किया, श्वेत प्रकाश आया, इसको स्पेक्ट्रम बना दिया, रंगों को अलग अलग बांट दिया। देखो, एक इधर जा रहा है, ऊपर वाला क्या होता है, लाल, नीचे वाला होता है बैगनी। तो दूसरे ने भी क्या किया, इसने भी विक्षेपण किया, लेकिन ये उल्टा है, इसलिए इसका उल्टा विक्षेपण हो रहा है, और इतना विक्षेपण हो रहा है कि सबके सब जाके फिर आपस में मिल गए। जब सारे रंग आपस में मिल जाएंगे, तो फिर से हमको श्वेत प्रकाश ही मिलेगा। श्वेत प्रकाश आपतित किया, श्वेत प्रकाश निर्गत हुआ, अर्थात केवल विचलन हुआ, विक्षेपण नहीं हुआ। तो ये हो गया हमारा विक्षेपण रहित विचलन। दूसरा में कहता है कि बिना अधिक विचलन के, यानी विचलन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, केवल विक्षेपण होना चाहिए। तो इसके लिए बिना अधिक विचलन के लिए क्या होना चाहिए, कुल विचलन डेल्टा, जो कि Δ1 + Δ2 होता है, ये 0 होना चाहिए। अब Δ1 का मान आपको मालूम है, A × μy - 1। तो A1 μ1 y - 1, Δ2 का मान भी इसी तरह से रख दिया, बराबर 0। और इसको हल करके हमने A1/A2 निकाला, जो कितना आया। यहाँ पर फिर से देखिए कि ऋण चिन्ह आ रहा है, A1 और A2 का जो अनुपात है वो ऋणात्मक है। इसका मतलब है कि एक का कोण ऊपर होगा तो दूसरे का नीचे होगा, विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो ये प्रिज्म के कोणों उपरोक्त समीकरण के अनुसार होने चाहिए,
और ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रिज्मों के कोणों का संयोग में विपरीत दिशा में होना चाहिए। प्रिज्म के कोण विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो ये संयोग हो गया। श्वेत प्रकाश डाला, श्वेत प्रकाश डाला, पहले प्रिज्म में क्या किया, लाल पीला बैगनी यानी उसको पूरा स्पेक्ट्रम में बांट दिया। दूसरे प्रिज्म से गुजरा तो फिर से वही स्पेक्ट्रम बने हुए हैं, ये आपस में नहीं मिल पाए, इसलिए स्पेक्ट्रम का स्पेक्ट्रम ही रहेगा। अब यहाँ से जब प्रकाश बाहर निकला है तो ये जो बीच वाला रंग है पीला रंग, ये जो बीच वाला रंग है पीला रंग, ये आपतित किरण की दिशा में पहुंच गया। ये आपतित किरण की दिशा में पहुंच गया, जा रहा है, बिल्कुल समांतर जा रहा है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण तो शून्य होता है, और इसलिए पीले रंग और आपतित किरण एक ही दिशा में है, अर्थात विचलन का मान शून्य हो गया। लेकिन रंग तो निकल रहे हैं, लाल अलग दिशा में जा रहा है, बैगनी अलग दिशा में जा रहा है, पीला अलग दिशा में जा रहा है, अर्थात विक्षेपण तो हुआ है। तो ये विक्षेपण, विचलन के बिना विक्षेपण के लिए ये शर्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको समझे कि निर्गत प्रकाश में पीला रंग आपतित प्रकाश के समांतर है, इसलिए औसत विचलन डेल्टा बराबर शून्य है, और यही प्रश्न में दिया गया था। अगले प्रश्न में आते हैं नंबर 17, 17वें नंबर के प्रश्न में। एक धातु के लिए देहरी तरंग लंबाई 3000 एंगस्ट्रॉम है, उस पर 2000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित किया गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का, पहला इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा या नहीं ये बतलाना है, और दूसरा 2000 एंगस्ट्रॉम के आपतित प्रकाश की तीव्रता दुगनी करने पर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कि आपतित प्रकाश की तरंग लंबाई 2000 एंगस्ट्रॉम देहली तरंग लंबाई से छोटा है, कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तो होगा। तो पहले भाग का उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। ओके, दूसरे भाग में आ जाए, आपतित प्रकाश की तीव्रता दुगनी करने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, किंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या दुगनी हो जाएगी। तीव्रता दुगनी माने ज्यादा प्रकाश डाल रहे हो आप, दुगना प्रकाश डाल रहे हो, और यदि प्रकाश आपने दुगना डाल दिया है, इलेक्ट्रॉन भी दुगने निकलेंगे, किंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या दुगनी हो जाएगी, अर्थात तीव्रता दुगनी होगी। ठीक, ये हो गया इसके दोनों भागों के उत्तर। अब हम अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ध्यान देना कि हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा बोल रहा है, इसलिए ऋणात्मक होगा। चिन्ह नहीं दिया है लेकिन आपको समझना है कि ये ऋणात्मक ऊर्जा है। ठीक है, इसे जूल में बदलिए तथा इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो E बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे जूल में बदलना है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से इसको हम गुणा कर देते हैं, अर्थात 1.6 गुणित 10⁻19 से हम गुणा कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो जूल में बदल जाता है। तो गुणा कर दिया, इतना आया, ऋण 21.76 गुणित 10⁻19 जूल, इतनी ऊर्जा उसके पास होगी। अब इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा यू कुल ऊर्जा का दोगुना होता है, तो टू ई कर देंगे, ई का मान रख देंगे, ऋण 21.76 गुणित 10⁻19 गुणा करने पे मिल रहा है ऋण 43.52 गुणित 10⁻19, एवं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है -ई। जितनी कुल ऊर्जा उतनी ही उसकी गतिज ऊर्जा होती है, बस केवल चिन्ह का अंतर होता है, और इसलिए के बराबर -ई। तो ई का मान हमने निकाले हुए हैं, ऋण 21.76 गुणित 10⁻19 जूल में, ऋण से गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा, 21.76 गुणित 10⁻19 जूल। एक चीज ध्यान रखना कि गतिज ऊर्जा कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना, हमेशा धनात्मक ही रहता है। ये इस प्रश्न के उत्तर हो गए। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में कोई तीन अंतर लिखिए। फिर से हमको अंतर बताने हैं इन दो भौतिक राशियों में। फिर से हमने पेज को दो भागों में बांट लिया, बाई तरफ लिखा नाभिकीय विखंडन, दाई तरफ रखा नाभिकीय संलयन।
यहाँ पर ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ये नाभिकीय संलयन इधर आएगा, और इधर आएगा नाभिकीय विखंडन। ये उल्टा प्रिंट हो गया है। तो नाभिकीय संलयन बाईं पक्ष में, नाभिकीय विखंडन दाएं बाएं। ठीक है। तो पहला अंतर, दो छोटे नाभिक दो छोटे नाभिक संलयित होकर बड़ा नाभिक बनाते हैं। यहाँ क्या होगा, बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिकों में विखंडित होता है, टूटता है। दूसरा, यह अभिक्रिया अत्यंत उच्च ताप पर संपन्न होता है, बहुत अधिक ताप पर संपन्न होता है, मैंने आपको प्राथमिक में बतलाया था। तो यह अभिक्रिया अत्यंत उच्च ताप पर संपन्न होता है, जबकि यह अभिक्रिया सामान्य ताप पर ही संपन्न हो जाता है। तीसरा, इस अभिक्रिया को अभी तक नियंत्रित नहीं किया जा सका है, यानी नाभिकीय संलयन को हम नियंत्रित करने में अभी तक सफल नहीं हुए हैं। तीसरा, इस अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, और नियंत्रित करके हमने क्या बनाया है, नाभिकीय रिएक्टर बनाए हैं। ठीक है। तो ये इन दोनों नाभिकीय अभिक्रियाओं में तीन अंतर हो गए, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन नंबर 20, उभयनिष्ठ उत्सर्जन विधा में एनपीएन ट्रांजिस्टर का धारा लाभ ज्ञात कीजिए, जबकि उभयनिष्ठ आधार विधा में धारा लाभ 0.95 है। तो उभयनिष्ठ आधार विधा में जो धारा लाभ होता है हम उसे कहते हैं अल्फा, दिया है 0.95। और उत्सर्जन उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में जो होता है उसे हम कहते हैं बीटा, और इसी का मान हमको ज्ञात करना है कि बीटा कितना होगा। इन दोनों में जो संबंध है वो इस प्रकार से आता है, 1/अल्फा बराबर 1/बीटा धन 1, 1/बीटा धन 1। तो 1/बीटा बराबर क्या हो गया, 1/अल्फा ऋण 1, घटाने पे क्या मिला, 1 ऋण अल्फा/अल्फा। ये 1/बीटा का मान है, उल्टा कर दो तो बीटा बराबर क्या आ गया, अल्फा/1 ऋण अल्फा। अब अल्फा का मान 0.95, दोनों जगह रख दिया, हल किया तो उत्तर आ गया 19। तो बीटा का मान हमको 19 मिलेगा। अगला प्रश्न नंबर 21, 21, नीचे दिए गए चित्र की पहचान, संयोजित परिपथ की संयोजित परिपथ की सत्यमान सारणी तथा बुलियन पद लिखिए। बुलियन पद लिखना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर केवल एक ही निवेशी सिग्नल है और एक ही निर्गत सिग्नल है। तो ऐसा कौन सा गेट है जिसमें केवल एक सिग्नल निवेशित होता है और एक सिग्नल निर्गत होता है, तो वह होता है नॉट नॉट गेट। ठीक है। तो उपरोक्त चित्र में दिया गया गेट नॉट गेट है, जिसका बुलियन व्यंजक क्या होता है, y बराबर ए बार। यहाँ से यदि हमने ए डाला है तो वहां हमको क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा, और इसलिए सत्यमान सारणी मिलेगा। ए यदि शून्य है तो y 1 होगा, यदि 1 है तो y 0 होगा। ठीक है? ये प्रश्न नंबर 21 के उत्तर हो गए। प्रश्न में जितनी बातें पूछी जाए केवल उतने का ही हमको उत्तर लिख के देना है। ठीक है। 22 में कहता है, एक वाहक तरंग का समीकरण C किसी समय t पर बराबर है AC साइन ओमेगा सी टी, तथा मॉड्यूलक सिग्नल का समीकरण mt, m उसका आयाम है, किसी भी समय पर t पर बराबर दे रहा है am साइन ओमेगा mt है। तो मॉड्यूलित तरंग में कौन कौन सी तीन आवृत्तियों की तरंगें मौजूद होती हैं, कौन कौन सी तीन आवृत्तियां हमको मिलती है मॉड्यूलित तरंग में, ये बतलाना है। ठीक है? तो हमको क्या दिया है कि वाहक तरंग बराबर दिया है AC साइन ओमेगा सी टी, और मॉड्यूलक तरंग ये हमको दिया है AM साइन ओमेगा। तो मॉड्यूली तरंग में जो तीन आवृत्तियों के तरंग मौजूद होते हैं, यहाँ पर एक चीज आना था C और यहाँ आना था M। ठीक है। अब ठीक है। तो मॉड्यूली तरंग में तीन आवृत्तियां कौन कौन सी होती है,
एक तो वाहक तरंग की आवृत्ति, ये तो मौजूद ही रहता है। दूसरा दोनों के अंतर, दोनों का अंतर यानी ओमेगा सी ऋण ओमेगा एम। और तीसरा होता है दोनों का योग, ओमेगा सी धन ओमेगा एम। तो ये तीन तरंगों के, तीन आवृत्तियों की तरंगे हमें मौजूद मिलेंगी। ओमेगा सी ऋण ओमेगा एम, और तीसरा होगा ओमेगा सी धन ओमेगा एम। ये तीन आवृत्तियों की तरंगे हमको माडुली तरंग में मिलते हैं। तो इस तरह से खंड सा भी समाप्त हुआ। अब हम आते हैं खंड ग में। इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसमें आंतरिक विकल्प मौजूद है। इस प्रश्न पर 4 अंक आवंटित हैं। 4 अंक वाला प्रश्न अब आ गया है। इसका मतलब है कि ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इसका उत्तर थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है। क्या कहता है? कमला एक स्थिर साइकिल के पैडल को घुमाती है। साइकिल स्थिर है, केवल पैडल घुमा रही है। उस पैडल का संबंध, यहाँ पर एन आना चाहिए, एन फेरों वाली तथा 0.1 तथा 0.10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली से कर देते हैं, तथा इस कुंडली को 0.01 टेस्ला वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, अब नीचे कुछ परिस्थितियां दी हुई है। कुंडली के घूर्णन अक्ष के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा रखते हैं कि कुंडली का घूर्णन अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। और दूसरा, कुंडली के घूर्णन अक्ष के समांतर है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो घूर्णन अक्ष के समांतर है। इन दोनों स्थिति में किस स्थिति में उसे धारा प्राप्त होगी? यदि वह कुंडली को आधा चक्कर प्रति सेकंड की दर से घुमाती है। तीसरा, इसी का तीसरा भाग है, इसमें कमला में कौन से मूल्यों का विकास हो रहा है, यानी कमला कौन कौन सी बातें यहाँ से सीख रही है, ये भी हमको बतलाना है। तो पहला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के घूर्णन अक्ष के लंबवत है। ये कुंडली है, ये हमारी कुंडली है, और ये घूर्णन अक्ष है, इसी के चारों तरफ वो घूम रही है कुंडली। और घूर्णन अक्ष के लंबवत हमारा चुंबकीय क्षेत्र है ये भी। ठीक है। तो जब कुंडली घूमेगी तो कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स देखिए। इस स्थिति में यदि कुंडली का तल तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण थीटा हो, तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा होता है। ये सूत्र हमको मालूम है। थीटा क्या है? कुंडली का तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। अब कुंडली के घूर्णन के कारण थीटा में लगातार परिवर्तन होता है। जो थीटा है वो तो लगातार बदल रहा है, क्योंकि कुंडली तो लगातार घूम रही है। इसलिए कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। अतः विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, फैराडे के नियमानुसार विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और कुंडली में धारा प्रवाहित। तो पहली स्थिति में कुंडली में धारा तो प्रवाहित। अब हम दूसरी, कुंडली के घूर्णन अक्ष के समांतर है कौन? चुंबकीय क्षेत्र। ये अब देखिए, कुंडली का घूर्णन अक्ष आ गया क्षैतिज, और चुंबकीय क्षेत्र भी क्षैतिज ही है। चुंबकीय क्षेत्र भी क्षैतिज ही है। अब यदि कुंडली घूमती है तो चुंबकीय क्षेत्र और घूर्णन अक्ष तो एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स प्रत्येक स्थिति में शून्य होगा। तो इस स्थिति में कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स पाई बराबर 0 होगा, और कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं होती, या नहीं होगी। ठीक है, तो दूसरी स्थिति में नहीं होगी। अब इस प्रयोग से कमला ने क्या क्या सीखा, उसमें कौन कौन से मूल्यों का विकास हुआ? तो पहला है भौतिकी के सिद्धांत को प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित करना। कि भौतिक शास्त्र का कोई सिद्धांत आपने पढ़ा, आप उसको प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। दूसरा, भौतिक शास्त्र के नियमों का प्रायोगिक सत्यापन करना। यानी आप देख रहे हैं इस स्थिति में धारा बह रही है, इस स्थिति में धारा नहीं बह रही है, यानी आप प्रयोग के द्वारा सिद्धांत की व्याख्या सत्यापित कर रहे हैं। तीसरा, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना। इस प्रकार से कमला में कुछ वैज्ञानिक सोच विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है। और चौथा, वैज्ञानिक प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की अवधारणा को विकसित करना। कि आपने कोई
आपके मन में कोई वैज्ञानिक प्रश्न आया कि ऐसा कैसे होता है, तो उसका उत्तर ढूंढने की आप इस प्रकार से प्रयास कर सकते हैं। ठीक? ये उसमें उत्पन्न होने वाले उचित मूल्य है। अब हम आते हैं खंड ई, अंतिम खंड, जिसमें दो प्रश्न है, सॉरी तीन प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न पर 5-5 अंक आवंटित है। यानी बहुत ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, 5 अंक वाले प्रश्न है, बड़े प्रश्न है। और तीनों प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए हैं, माने ये बनाओ अथवा वो बनाओ, दोनों नहीं बनाना, कोई उनमें से कोई एक ही बनाना है। ठीक है। तो पहला प्रश्न 24वां, एक गोलाकार संधारित्र की प्लेटों की त्रिज्याएं क्रमशः, अरे तो ये किसकी तरह हुआ? ए और बी है। यदि उन प्लेटों से यदि उन प्लेटों से गोलाकार संधारित्र बनाकर उसकी धारिता का व्यंजक निकालिए। इन दोनों गोलों को आप गोलाकार संधारित्र बनाएंगे, निकालना है, उसकी धारिता के लिए व्यंजक निकालना है। यदि दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का परावैद्युत माध्यम भरा है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हुआ। और मान लेते हैं कि ए दिया है, बड़ा है बी, ए बड़ा रखना है, बी छोटा, यानी बड़े गोले की त्रिज्या ये है, छोटे गोले की त्रिज्या बी। तो समझ में आया। एक गोलाकार संधारित्र की प्लेटों की त्रिज्याएं क्रमशः ए और बी हैं। यदि इन प्लेटों से गोलाकार संधारित्र बनाकर उसकी धारिता का व्यंजक निकालिए। यदि दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है और दिया है, ये बड़ा है, बाहर वाले गोले की त्रिज्या ए है, बी छोटा है, भीतर वाले गोले की त्रिज्या बी। ये गोलाकार संधारित्र इस प्रकार से बनता है। ये भीतर वाला गोला है जिसकी त्रिज्या बी, ये बड़ा बाह्य गोला है जिसकी त्रिज्या ए। बाह्य गोले को पृथ्वी से जोड़ा जाता है और आंतरिक गोले को आवेश दिया जाता है। यही तो होता है गोली संधारित्र में। तो माना संधारित्र के बाह्य गोले को पृथ्वी से संयोजित करके आंतरिक गोले को +Q आवेश दिया गया है। यह आवेश आंतरिक गोले की सतह पर वितरित हो गया। देखो ये धन आवेश जो है पूरे सतह पर वितरित हो गया। आंतरिक गोले की सतह पर वितरित होकर बाह्य गोले की आंतरिक सतह पर -Q, जितना ये +Q है उतना यहाँ पर -Q आवेश प्रेरित करता है। ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ऋण चिन्ह दिख रहा है, ये ऋण आवेश प्रेरित हो गया। यहाँ पर बाह्य सतह पर +Q आवेश भी प्रेरित होता है, जो पृथ्वी में चला जाता है, या बाहर वाली सतह पे +Q आवेश आता है, वो पृथ्वी में चला गया। तो इस तरह के आवेश का वितरण हुआ। आंतरिक गोले पे धन Q आवेश, बाह्य गोले पर ऋण Q आवेश, और बीच में, दोनों के बीच में के परावैद्युतांक का एक माध्यम भरा हुआ है, पराविद्युत माध्यम भरा हुआ है। तो आंतरिक गोले के पृष्ठ का विभव हम इसको V1 मान रहे हैं। V1 बराबर होगा 1/4πε0 के Q/B। Q/B ये किसके कारण हुआ? आंतरिक गोले के धनावेश के कारण, प्लस 1/4πε0 के -Q/A ये किसके कारण हुआ? बाह्य गोले के ऋण आवेश के कारण। 1/4πε0 के और Q इतने को हमने ले लिया कॉमन, बाहर कर दिया, तो क्या बचेगा? 1/B यहाँ से, ऋण 1/E यहाँ से। हल करने पे इतना आ गया। ठीक है, ये हमारे आंतरिक गोले का विभव हुआ। बाह्य गोले का विभव, अब ध्यान देना कि यह पृथ्वी से संयोजित है, इसलिए इसका विभव V2 बराबर तो 0 होगा। पृथ्वी का विभव 0 होता है तो इसका विभव भी 0 मिलेगा। तो गोलों के बीच का विभवांतर V बराबर होगा दोनों का अंतर V1 - V2। तो आपको क्या मिल रहा है? Q/4πε0 के A-B/AB इतना मिला। क्योंकि V2 तो 0 है, तो जो V1 का मान निकला उतना ही आएगा यहाँ पर।
तो संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटा V। Q तो हमने Q ही माना है, V की जगह जो ऊपर मान निकाला वो यहाँ पर रख दिया। तो C बराबर हमको मिल गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ए बी। ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर आ गया, के भी ऊपर चला गया। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ए बी बटा ए माइनस बी। क्यू और क्यू तो कट गए। तो धारिता के लिए यही अभिष्ट व्यंजक है, यही आपके गोली संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। अब इसी प्रश्न का अथवा यानी आंतरिक विकल्प जो है वो दिया हुआ है। गाउस प्रमेय से संबंधित ये प्रश्न है। तो गॉस प्रमेय लिखिए, ये दिया हुआ है, और उससे व्युत्क्रम वर्ग के नियम को की उत्पत्ति कीजिए। तो पहले हमको गॉस प्रमेय लिखना है। एक बंद सतह से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह के भीतर स्थित आवेशों के बीजी योग का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। गणितीय रूप से कहें तो फाई ई बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन 0। अब कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की उत्पत्ति हम करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या माना, आर त्रिज्या के गोले के केंद्र ए पर बिंदु आवेश Q1 स्थित है, बिंदु आवेश Q1 स्थित है। गाउस के नियमानुसार गोले से संबंध कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर Q1 बटा एप्सिलॉन 0 होगा। तो हमने आर त्रिज्या का एक गोला लिया हुआ है, इसका केंद्र ए है, और यहां हमने रखा है Q1 आवेश। तो इस गोले से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होगा आवेश बटा एप्सिलॉन 0 Q1 बटा एप्सिलॉन 0। ठीक है। माना गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। ये जो गोला हमने लिया है, इस आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता हमको ई मिलता है। तो बिंदु बी के चारों ओर अब एक बिंदु बी हम यहाँ ले रहे हैं, बिंदु बी के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया डी ए। तो डी ए क्षेत्रफल से संबद्ध विद्युतीय फ्लक्स बराबर होता है क्षेत्र की तीव्रता गुणित क्षेत्रफल। तो हमने क्षेत्र माना है ई, क्षेत्रफल हमने लिया है डी ए, तो फ्लक्स आ गया डी फाई बराबर ई गुणित डी। तो संपूर्ण गोले से ये जो फ्लक्स जा रहा है केवल इतने छोटे से क्षेत्र से जा रहा है, बस यहाँ से जा रहा है। तो पूरे गोले से कितना फ्लक्स जाएगा, इसके लिए हमको इसको समाकलन करना पड़ेगा। तो फाई ई बराबर समाकलन ई डॉट डी। ई तो नियत है, पूरे गोले की सतह पर क्षेत्र ई एक ही मिलेगा, सब जगह एक समान। तो समाकलन करना होगा केवल डीए का, और डीए का समाकलन यानी पूरे गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। इतना फ्लक्स यहाँ से निकला। गॉस प्रमेय कहता है इतना फ्लक्स होना चाहिए, हमने इतना फ्लक्स कैलकुलेट किया। तो दोनों समीकरण तो एक ही भौतिक राशि के लिए है, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो दोनों को हमने तुलना की समीकरण 1 और 2 से। तो ई गुणित 4 पाई r का वर्ग बराबर Q1 बटा एप्सिलॉन 0। तो ई बराबर हमको मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटा r का वर्ग। ठीक है। अब देखिए, यदि बिंदु बी पर एक अन्य बिंदु आवेश Q2 रखा जाए तो उस पर आरोपित बल। बिंदु बी पर हमने एक दूसरा आवेश रख दिया जिसका मान है Q2, तो उस पर कितना बल लगेगा, तो बल होता है क्षेत्र की तीव्रता गुणित आवेश ई गुणित Q2। तो ई का मान अभी हमने निकाला इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटा आर का वर्ग, और Q2 का गुणा कर देना है, तो Q2 को हमने गुणा कर दिया। तो क्या मिला है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा आर का वर्ग। और यही तो हमारा कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, और इसलिए ये सिद्ध हुआ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 25 पे। प्रश्न नंबर 25। दो पतले लेंस दो पतले लेंस जिसकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 और f2 हैं, ये छूट गया फिर से, f1 और f2 है,
उनसे बने संयुक्त लेंस की फोकस की दूरी कैपिटल एफ ज्ञात कीजिए तथा उन परिस्थितियों को निकालिए जिससे संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करे। ये हमारे दो उत्तल लेंस हो गए, ये दो लेंस हो गए, संयुक्त लेंस हैं, आपस में संपर्क में रखे गए हैं। एक की फोकस दूरी f1, दूसरे की फोकस दूरी f। ये हमारा संयुक्त लेंस के अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु हमने रख दिया O। इस O से आने वाली किरण पहले लेंस पर आके गिरता है, तो पहला लेंस इसको मोड़ता है, इतना मोड़ा कि आगे बढ़ने पर, यानी ये लेंस दूसरा लेंस नहीं होता, ये प्रकाश कहाँ जाके गिरता, सीधा आई पर। तो हम कहेंगे कि पहले लेंस ने वस्तु O का प्रति आई पर, I1 पर इतना मोड़ा है कि कहाँ जाके गिर रहा है, I1 पर। तो पहले लेंस ने वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ बनाया, ये यहाँ बनाया, I1 पर। अब दूसरे लेंस के लिए ये I1 हो गया वस्तु, जिसका कि दूसरा लेंस प्रतिबिंब, दूसरे लेंस से फिर क्या होगा, एक बार फिर प्रकाश का अपवर्तन होगा, प्रकाश फिर मुड़ेगा, तो प्रकाश I1 की दिशा में न जाकर वास्तव में I की दिशा में आता है। तो दूसरे लेंस ने क्या किया, प्रतिबिंब वस्तु I1 का प्रतिबिंब बनाया है I पर। हमने मान लिया कि वस्तु O की दूरी U है, प्रतिबिंब I की दूरी V है और प्रतिबिंब I1 की दूरी V1 है, ये हम लोगों ने मान लिया। तो बस उसी के हम यहाँ पर शब्दों में कह रहे हैं, संयुक्त लेंस से U दूरी पर एक बिंदु आकार की वस्तु O माना U दूरी पर स्थित है, तो जो वो है वो U दूरी पर स्थित है। प्रथम लेंस जिसकी फोकस दूरी f1 है, इसका प्रतिबिंब I1 माना V1 दूरी पर बनाता है, तो लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f की जगह f1 बराबर 1/v की जगह V1 ऋण 1/u। ठीक है, ये लेंस का सूत्र आपको मालूम है। प्रतिबिंब I1 दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और यह लेंस इसका प्रतिबिंब I माना V दूरी पर बनाता है। अतः पुनः लेंस के सूत्र से क्या मिलेगा, 1/f2 बराबर प्रतिबिंब की दूरी का व्युत्क्रम यानी 1/v ऋण वस्तु की दूरी का उल्टा यानी 1/v1। अब इन दोनों समीकरणों को हमने जोड़ दिया, तो 1/f1 धन 1/f2 बराबर 1/v1 ऋण 1/u धन 1/v ऋण 1/v1। तो देखो 1/v1 ऋण 1/v1 कट गया, क्या बचा, 1/v ऋण 1/u, राइट। अब मान लीजिए यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f है, यानी पूरे लेंस का जो सिस्टम है उसकी फोकस दूरी यदि f है, तो यह u दूरी पर वस्तु स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब I v दूरी पर बनाता है। संयुक्त लेंस के लिए वस्तु है O, प्रतिबिंब है I, जिनकी दूरियां क्रमशः u और v है। तो फिर से लेंस का सूत्र हम लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u। ओके, ये समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 का दायां पक्ष देख लो, समीकरण 4 का दायां पक्ष देख लो, ये तो बिल्कुल बराबर है, तो बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। और इसलिए समीकरण 3 एवं 4 से 1/f बराबर 1/f1 1/f2, ये सूत्र आ गया, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र आ गया। थोड़ा सा हमने इसको हल किया, लघुत्तम लेके जोड़ा, तो 1/f बराबर f2 धन f1/f1 उल्टा कर दो, तो f बराबर f1 f2/f1 अब हमको बताना है कि किन परिस्थितियों में संयुक्त लेंस एक उत्तल लेंस के समान काम करेगा। उत्तल लेंस तभी बनेगा जब कैपिटल एफ का मान धनात्मक होगा, बस इसको ध्यान रखिएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो एफ का मान, कैपिटल एफ का मान यदि धनात्मक आ गया तो यह उत्तल लेंस है, ठीक है। तो केस 1, यदि दोनों उत्तल लेंस हैं तो f1 और f2 दोनों ही धनात्मक होंगे और इसलिए कैपिटल एफ भी धनात्मक होगा, अतः संयुक्त लेंस उत्तल लेंस के समान कार्य करेगा। केस 2, यदि f1 उत्तल लेंस की तथा f2 अवतल लेंस की फोकस दूरी है तथा f1 छोटा है f2 से, मान दें f1 छोटा है f2 से, तो समीकरण 5 से इसके अनुसार f पुनः धनात्मक होगा, f फिर से धनात्मक मिलेगा, क्योंकि F1 F2 क्या हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ऊपर ऋणात्मक आ गया।
धन और ऋण का गुणा तो ऋण होता है। अब F1 छोटा है, F2 बड़ा है। F1 उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, F2 अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, और धनात्मक छोटा है, ऋणात्मक बड़ा है। तो जोड़ने पर क्या मिलेगा, नीचे भी ऋण मिलेगा, और ऋण कट जाएंगे तो F क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। तो समीकरण 5 से F भी धनात्मक होगा, और इसलिए संयुक्त लेंस पुनः उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। तो दो तरीके हैं, दो स्थितियां हैं, या तो दोनों उत्तल लेंस हो जाए तब भी उत्तल लेंस के समान कार्य करेगा संयोजन, और दूसरा एक उत्तल और एक अवतल है, लेकिन उत्तल लेंस की फोकस दूरी यदि कम है तो संयोजन जो है वो उत्तल लेंस के समान कार्य करेगा। और इसी का आंतरिक विकल्प का ये प्रश्न है। यहाँ हमें एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के किरण आरेख की रचना करनी है जब वह अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना रहा। ठीक है ना। तो ये हमारे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अभिदृश्यक है, ये नेत्रिका है। याद रखना कि सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक का आकार छोटा होता है, नेत्रिका का आकार थोड़ा बड़ा होता है। इसमें हमने वस्तु को फोकस से बाहर रखना है तो बाहर रख दिया। इसने दूसरी तरफ पिछले प्रतिबिंब बनाया ए डैश बी डैश, जो वास्तविक और उल्टा है। अब अपना नेत्रिका इस प्रकार रखते हैं कि यह प्रतिबिंब इसके फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच आए। तो नेत्रिका इसका पुनः एक बड़ा लेकिन आभासी प्रतिबिंब उसी तरफ बनाता है जिस तरफ वस्तु है, यानी कि प्रतिबिंब है। तो अंतिम प्रतिबिंब हमको मिल गया ए डबल डैश बी डबल डैश। तो संयुक्त सूक्ष्म किरण आरेख चित्र में प्रदर्शित है, जहां वस्तु ए बी अभिदृश्यक के फोकस के ठीक बाहर यूओ दूरी पर रखा गया है। इसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश माना वीओ दूरी पर बनता है। इसके आगे नेत्रिका इस प्रकार रखा गया है कि प्रतिबिंब ए डैश बी डैश इसके फोकस अर्थात एफ ई और प्रकाश केंद्र अर्थात ई के बीच हो। अतः नेत्रिका अंतिम आभासी प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश माना स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनाता है। अब हमको मालूम है कि सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता m का सूत्र यह है, अंतिम प्रतिबिंब का दर्शन कोण बटे डी दूरी पर रखे वस्तु का दर्शन कोण। इसको हमने ऊपर वाले कोण को बीटा माना, नीचे वाले कोण को अल्फा माना, तो बीटा बटे अल्फा। अब हमको मालूम है कि अल्फा और बीटा दोनों ही बहुत छोटे कोण हैं, तो अल्फा लगभग बराबर टेन अल्फा और बीटा लगभग बराबर टेन बीटा के मिलेगा। तो m बराबर हो गया टेन बीटा बटे टेन अल्फा। अब हमने टेन अल्फा का मान निकाला। कहाँ से निकाला, त्रिभुज ए बी ई डैश से। हाँ, अब ये त्रिभुज तो यहाँ पर है नहीं, आप देखेंगे त्रिभुज ए बी ई डैश, ये यहाँ पर छूट गया है, बनना चाहिए था। मैं यहाँ पर बना देता हूँ। हमने हमने ये परिभाषा ये दी है, एम का परिभाषा, कि अंतिम प्रतिबिंब का दर्शन कोण, ये तो हमने बीटा मान लिया है यहाँ पर, और डी दूरी पर रखे वस्तु का दर्शन कोण। ये वस्तु जो ए बी है, ये ए बी वस्तु, सॉरी ए बी, ये ए बी वस्तु को अपने आंख आंख हमारा मान लो ई डैश पर है, से डी दूरी पर रखना है। तो ये जितना कोण बनाएगा यही कोण हमारा अल्फा होगा, यही कोण हमारा अल्फा होगा। ठीक है ना। इधर बना था लेकिन ये थोड़ा सा अस्पष्ट हो गया है। ठीक है ना, वो स्पष्ट है। तो इस त्रिभुज से बतलाओ टेन अल्फा कितना होगा। तो लंब बटे आधार अर्थात ए बी बटा ई डैश बी। तो टेन अल्फा हो गया ए बी बटा ई डैश बी। इसी तरह से त्रिभुज ए डैश बी डैश ई से हम टेन बीटा का मान निकाल लेते हैं। ये टेन बीटा का मान यहाँ से निकालो, कहाँ से निकलेगा, ए डैश बी डैश ई।
ये वाला जो पॉइंट है ये ई है, ये वाला जो पॉइंट है वो ई है, ये मान के चलना है। इसका जो प्रकाश केंद्र है वो ई पर है। तो क्या होगा, लंब बटे आधार। तो क्या हो जाएगा, लंब हो गया ए डैश बी डैश, आधार हो गया बी डैश ई। तो ए डैश बी डैश बटा ई बी डैश। ठीक, ये मान समीकरण एक में रख देंगे, ये हमारा समीकरण एक है। तो टेन बीटा की जगह हमने रख दिया ए डैश बी डैश बटा ई बी डैश बटा टेन अल्फा। जिसको भाग देना उसको उल्टा करके गुणा कर देते हैं, तो इसको उल्टा करके गुणा कर दिया, ई डैश बी बटा ए बी। थोड़ा सा इसको अरेंज किया है, ए डैश बी डैश और इस ए बी को उसके नीचे ले गए, ए बी गुणित ई डैश बी बटा ई बी डैश। अब देखिए कि त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप त्रिभुज है। ये ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो दोनों के लंब का अनुपात बराबर दोनों के आधार का अनुपात मिलेगा, अर्थात ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ बी बटा ओ बी डैश। तो ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर ओ बी डैश बटा ओ बी, ये ओ बी डैश होना चाहिए, ये ओ बी डैश। तो ए डैश बी डैश बटा ए बी यहाँ जो है समीकरण दो में, उसकी जगह हमने रख दिया ओ बी डैश बटा ओ बी, और ये तो वैसी को वैसी रख दिया ई डैश बी बटा ई बी डैश। अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग करो, इन सभी दूरियों को चिन्ह परिपाटी के साथ में लिखोगे। ठीक है, तो ओ बी डैश लेंस के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, लेंस के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, ये तो आपको मालूम है चिन्ह परिपाटी। तो ओ बी डैश जो है वो वीओ के बराबर है, धनात्मक है। ओ बी, ओ बी ये लेंस के बाईं ओर है, और हमने पहले ही मान लिया है कि कितनी दूरी पे रखा है, हमको यूओ दूरी पे रखा है, तो ये यूओ दूरी पर है, लेकिन क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ओ बी डैश प्लस वी ओ और ओ बी माइनस यू ओ। अब ये ई डैश बी और ई बी डैश का मान देखिए। तो ई बी डैश यहाँ पर मैंने बताया ना ये बिंदु ई है, तो ई बी डैश लेंस के बाईं ओर पड़ रहा है, अर्थात निगेटिव होगा, और कितना है, यू ई के बराबर, यू ई के बराबर। और इधर जो मैंने चित्र बनाया था, ये ए बी और ये यहाँ पर ई डैश, ये हमारा अल्फा था। तो ये जो दूरी है, ये डी के बराबर है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे हम रखते हैं। तो ये जो दूरी है ई डैश बी, ये भी बाईं तरफ जा रहा है, अर्थात निगेटिव होगा, तो माइनस डी। तो चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया, लेंस के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, लेंस के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक। ओ बी डैश प्लस वी ओ बी माइनस यू ई डैश बी माइनस डी, ई बी डैश माइनस यू। दो ऋण चिन्ह तो कट गए, एक ऋण चिन्ह बचेगा, क्या आएगा, ऋण वी ओ बटा यू ओ गुणित डी बटा यू ई। अब नेत्रिका के लिए हम लेंस का सूत्र लगा रहे हैं, क्या है, एक बटा वी ऋण एक बटा यू बराबर एक बटा एफ, ये लेंस का सूत्र। नेत्रिका के लिए इसलिए सब जगह हमने ई लगा दिया है। ठीक है, अब चिन्ह परिपाटी का सार अभी हमने देखा है कि वी कितना है, माइनस डी, अंतिम प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बना है, माइनस डी पर, और यू ई बराबर माइनस यू ई, क्योंकि यू बाई तरफ पड़ रहा है इसलिए निगेटिव, चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर रहे हैं, मान तो उतना ही रहेगा लेकिन चिन्ह के अनुसार माइनस हो जाएगा। तो वी की जगह मैंने माइनस डी रख दिया, यू ई की जगह माइनस यू ई रख दिया, बराबर एक बटा एफ ई। लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो धनात्मक ही होता है, इसलिए वो धनात्मक रह गया। यहाँ से हमने वन बाई यू ई का मान निकाला, ये ऋण और ऋण धन हो गया, एक बटा यू ई, बाकी सबको दूसरी तरफ किया, तो ऋण एक बटा डी इधर आके धन एक बटा डी और धन एक बटा एफ, पूरे को डी से गुणा कर दिया। तो डी से गुणा करने पे क्या आ गया, डी बटा यू ई बराबर एक धन डी बटा एफ ई। तो डी बटा यू की जगह हम इतना रख सकते हैं क्या, एक धन डी बटा एफ ई।
ये देखो यहाँ पर है ना, एम के सूत्र में आ रहा है ना डी बटा यू ई, ऋण वी ओ बटा यू ओ गुणित डी बटा यू ई। इस डी बटा यू ई की जगह हम इतना रख सकते हैं एक धन डी बटा एफ ई। तो हमने ये मान समीकरण 3 में रख दिया, तो एम बराबर आ गया ऋण वी ओ बटा यू ओ गुणित एक धन डी बटा एफ ई। यही हमारे आवर्धन क्षमता के लिए अभिष्ट व्यंजक, इसी की उत्पत्ति हमको करनी थी। अब आ जाते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 26। एक धारावाही चालक जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, उससे जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, उससे आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण व दिशा जिन नियमों से ज्ञात करते हैं उसे लिखिए व उन्हें ज्ञात भी कीजिए। ठीक है, तो उत्तर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का परिभाषा एम्पियर के परिपथी नियम से हम ज्ञात कर, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण एम्पियर के परिपथी नियम से ज्ञात करते हैं, जो निम्नानुसार है। क्या है? एक बंद पथ के अनुदिश बी डॉट डीएल का रैखिक समाकलन उस बंद पथ को भेदने वाले विद्युत धाराओं के बीजीय योग का म्यू जीरो गुना होता है। गणितीय रूप से कहें तो बी डॉट डीएल बराबर म्यू जीरो गुणित सिग्मा आई। ये एम्पियर का परिपथी नियम है। बी का मान हम यहीं से निकालते हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हथेली के नियम से ज्ञात करते हैं, जो निम्नानुसार है। दाएं हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि तनी हुई उंगलियां एवं अंगूठा परस्पर लंबवत हो। अंगूठा धारा की दिशा में रखें और उंगलियां उस बिंदु की ओर जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। तो हथेली का विलंब चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को व्यक्त करता है। ये दाएं हथेली का नियम है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का। वैसे तो इसको आपको समझाना नहीं है, बस इतना ही लिखना है क्योंकि इतना ही पूछा हुआ है। मैं के लेकिन आपको समझा दे रहा हूँ कि ये धारा आई बह रही मान लो किसी तार में, और ये बिंदु पी है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और उंगलियां एक दूसरे के लंबवत रहे। अंगूठा रखेंगे धारा की दिशा में इस तरह से, उंगलियां बिंदु की तरफ। तो हथेली का जो अभिलंब है, ये हथेली का जो अभिलंब है, ये बतलाएगा उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा जो कि भीतर की ओर जा रहा है। तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो भीतर की ओर होगा, तल के लंबवत भीतर की तरह। इस प्रकार से आप किसी भी धारा के कारण किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हथेली के नियम से ज्ञात करते हैं। ये दाएं हथेली के नियम से हम ज्ञात कर लें। ठीक, तो देखिए ये हमारे पास एक तार है, बहुत अधिक लंबाई की एक तार है जिसमें धारा आई बह रहा है, और यहाँ से डी दूरी पर, दूरी को यहाँ पर डी लिया है, पर एक बिंदु पी है जहाँ क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। ये काम हम एम्पियर के परिपथी नियम से करेंगे। तो माना धारावाही तार से डी दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता माना बी है, जो कि उपरोक्त नियमानुसार कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर है, भीतर की ओर जा रहा है। तो पी से जाने वाले एक वृत्त की रचना की, पी से जाने वाले एक वृत्त बनाया, वृत्त की रचना की जिसका केंद्र तार पर स्थित है। उसका केंद्र कहाँ मिल रहा है? तो तार पर मिल रहा है। ठीक है, ये तार पर मिल रहा है केंद्र, और तार इस वृत्त के अभिलंबवत है। ये जो वृत्त बना है इसके लंबवत है हमारा तार। तो बिंदु पी पर बी डॉट डीएल यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गुणित एक छोटी सी लंबाई का डॉट गुना बराबर होगा बी डी एल कॉस जीरो, क्योंकि बी और डीएल के बीच का एंगल जीरो है। तो बराबर कॉस जीरो का मान एक होता है, इसलिए हो गया बी डी एल। अब एम्पियर का परिपथी नियम लगाया, समाकलन बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई। बी डॉट डी एल का मान अभी हमने निकाला, बी डी एल डॉट हट जाएगा,
सदिश का चिन्ह भी हट जाएगा। तो बी डी एल बराबर आ गया म्यू जीरो आई। बी तो एक नियतांक है, बी एक कांस्टेंट है, पूरे सर्कल में सब जगह बी मिलेगा। तो बी को हमने समाकलन से बाहर किया, समाकलन डी एल बराबर म्यू जीरो आई। डीएल का समाकलन यानी उस पूरे वृत्त की लंबाई, और वृत्त की लंबाई आपको मालूम है 2 पाई आर। आर की जगह यहाँ डी हो गया है, तो 2 पाई डी गुणित बी बराबर म्यू जीरो आई। तो बी का मान मिल गया म्यू जीरो आई बटा 2 पाई डी। म्यू जीरो आई बटा 2 पाई डी, इतना चुंबकीय क्षेत्र एक बहुत बड़ी या बहुत अधिक लंबी तार, बहुत अधिक लंबी सीधी तार के कारण डी दूरी पर स्थित एक बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र बनता है, मिलता है। अब इसी का आंतरिक विकल्प अथवा एक दंड चुंबक जिसका ध्रुव प्राबल्य m, प्रभावकारी लंबाई स्मॉल l है, जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में लाने पर लगने वाले बलयुग्म का गुण एवं घुमाने में किए गए कार्य की गणना की। तो एक चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, इस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा ये हमको ज्ञात करना है, और इसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा उसके लिए सूत्र निकालना है। तो चुंबक ये हो गया हमारा ऐसे, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m है, जो कि b के साथ थीटा कोण बना रहा है। इसके प्रत्येक ध्रुव पर एक बल लगेगा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। उत्तर ध्रुव पर बल, उत्तर ध्रुव पर बल b की दिशा में लगता है, जबकि दक्षिण ध्रुव पर बल b के विपरीत दिशा में लगता है। और बल होता है ध्रुव प्राबल्यता गुणित चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ भी लगेगा बल बराबर ध्रुव प्राबल्यता गुणित चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण हमको मालूम है ध्रुव प्राबल्यता गुणित लंबाई m गुणित l हो गया। माना चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखा गया है। चुंबक के ध्रुवों पर क्षेत्र के द्वारा आरोपित बल F बराबर mb होगा। दोनों ध्रुवों पर आरोपित बल एक बलयुग्म बना रहे हैं, उल्टा उल्टा बल लग रहा है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ये बलयुग्म बना, जिसका बलागुण टाउ बराबर F गुणित बलों के बीच की दूरी। तो बल हो गया F, और बलों के बीच की दूरी देखो कितना होगा। तो एक बल ये है उत्तर ध्रुव पर, एक बल ये है दक्षिण ध्रुव पर, यहां से एक लंब डाल दो तो हो गया दूरी एस ए। तो एम बी, एफ का मान एम बी, दूरी का मान एस। अब त्रिभुज एस एन ए में फिर से आ जाओ, ये एस एन ए, ये जो त्रिभुज है, इस एस एन ए त्रिभुज में हमने निकाला है एस ए बटा एस एन का मान, एस ए बटा एस एन। अब ध्यान देना कि ये कोण थीटा है तो एकांतर कोण ये भी थीटा होगा, और कोण के सामने वाली भुजा हो गई लंब, ऐसे यहाँ पर लंब, और एस एन हो गया कर्ण, सबसे बड़ी भुजा हो गया कर्ण। तो लंब बटे कर्ण हो गया अर्थात साइन थीटा। तो ऐसे का मान हो गया एस एन साइन थीटा, और एस एन का मान है चुंबक की लंबाई एल, तो हो गया एल साइन थीटा। ये मान समीकरण 3 में रख दिया, तो टाउ बराबर एम बी गुणित एल साइन थीटा। अब स्मॉल एम स्मॉल एल बराबर हो जाएगा कैपिटल एम, अभी हमने पहला ही समीकरण लिखा है, और बच गया बी साइन थीटा। तो यही बलागुण के लिए अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है। अब इस चुंबक को डी थीटा कोण से घुमाने में कितना कार्य करना होगा? तो कार्य डी डब्ल्यू बराबर होता है बलागुण गुणित कोणीय विस्थापन यानी डी थीटा। टाउ का मान मैंने रख दिया एम बी साइन थीटा गुणित डी थीटा। ये छोटे से कोण से चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य है डी थीटा से। तो चुंबक को थीटा वन कोण से थीटा टू कोण तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो समाकलन कर दीजिए, कहां से कहां तक? थीटा वन से थीटा टू तक, एम बी साइन थीटा डी थीटा का। एम और बी दोनों कांस्टेंट है, बाहर कर दो। साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, आपको मालूम है सूत्र, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा। लिमिट सीमाएं थीटा वन से लेकर थीटा टू तक। तो पहले ऊपर वाली सीमा रखते हैं, तो थीटा की जगह थीटा टू रख दिया, तो आ गया माइनस कॉस थीटा टू, घटाया माइनस किसका, माइनस कॉस थीटा वन। यहाँ पर एक माइनस साइन और आएगा, ऐसे है ना, यहाँ पर माइनस है ना, तो रहेगा माइनस यहाँ पर। तो माइनस माइनस कॉस थीटा वन। तो क्या मिला, डब्ल्यू बराबर एम बी, ये धनात्मक हो गया, कॉस थीटा वन, ये ऋणात्मक ही रह गया, कॉस थीटा टू।
तो कार्य का चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य होता है एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये कार्य के लिए सूत्र हो गया और यही हमसे पूछा था। तो यही चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य है। यही जो सूत्र है यही चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। तो इस तरह से ये प्रश्न पत्र आपका कंप्लीट हुआ। इस तरह से आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक, उत्तर जो है बहुत विस्तार में नहीं लिखना है, जितना पूछा जाए बस उतने का ही हमको उत्तर देना है, उतने का ही उत्तर हमको लिखना है। लेकिन इतना भी शॉर्ट ना करना कि कोई बात छूट जाए। ठीक है ना, हमें एक संतुलित उत्तर, प्रत्येक प्रश्न का एक संतुलित उत्तर हमको देना है। प्रश्न ठीक से पढ़िए, समझिए क्या पूछा जा रहा है, ये समझकर उतने का उत्तर आपको लिखना है। ठीक है? तो मैं समझता हूँ ये जो मॉडल प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, आगामी परीक्षा, आपकी अभी आने वाली परीक्षा में आपको बहुत हेल्प करेगा। किस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका एक आइडिया आपको यहाँ से मिलेगा, और उसके उत्तर किस प्रकार से लिखने हैं इसका भी आइडिया आपको यहाँ से मिलेगा। तो सभी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।